नमस्कार। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो गई 37%। इस 37% इन्फ्लेशन पे आज पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर घूम रहे हैं टर्की। उनको इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं, उनको इस चीज से भी मतलब नहीं कि खाना कहां से आएगा बेचारे गरीब पाकिस्तानी के पास। ऐसे टाइम पे जब आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, ये टर्की का तीसरा ट्रिप लगा रहे हैं एक साल में। तीसरा ट्रिप शायद आई डोंट नो। टर्की खुद एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, वहां से कुछ मिल मिला रहा है नहीं। टर्की को खुद पैसा नहीं है, उसकी इकोनॉमी खुद डूबी हुई है, उससे हथियार भी नहीं है। तो वो क्या करने जाते हैं पता नहीं, लेकिन हाँ, कटोरा जरूर घूमता रहता है प्राइम मिनिस्टर के साथ ही। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक मिश्रा जी एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स में। अभिषेक मिश्रा जी है इंडिया के रहने वाले, कई साल फॉरेन में, ये कई अलग अलग कंट्रीज में रह करके काम करके आए हैं और इस समय दोबारा अपनी जन्मभूमि इंडिया में ही है। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। अभिषेक जी, ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बार बार टर्की जाके क्या करते हैं? पहली चीज तो मुझे यही नहीं समझ में आती। नमस्ते रोहित जी। सबसे पहले तो आपके शो पे आना मेरे लिए ऑनर की बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने आपको देखा है कई पाकिस्तानी टीवी चैनल पे और इस पे, और आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज फॉर मी। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये मौका दिया। देखिए, पाकिस्तान टर्की में क्या कर रहा है, क्योंकि और वो कहाँ करेंगे। टर्की में अभी चूंकि एर्दोगान की नई इलेक्शन हुई है और वो रन ऑफ में पिछड़ गए थे, हालांकि बहुत 0.5% के मार्जिन से पिछड़े थे, लेकिन फाइनली ही हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। तो वो वहां पे मेरे ख्याल से उनके ही सेरेमनी में गए होंगे और फिर वही अपनी बात की आप हमारी हेल्प कीजिए। बट जो आपने कहा वो ठीक है कि टर्की इटसेल्फ हैज नथिंग टू डू। उनकी इकोनॉमी क्रैश हुई पड़ी है इस समय, और उनका खुद का जो है, आपने कहा एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है, उनकी लीरा टूटी हुई है। आई मीन वो हर जगह से वो भी बहुत परेशान है। कोई बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन उनकी है नहीं। हाँ, बस ये कि मॉरल एक शायद उनको हेल्प मिल जाए और एक एस्केप भी है मेरे ख्याल से। इस समय जो इंटरनल हालात है पाकिस्तान के, कोई भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में रहना तो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि इमरान खान जो है वो एक चैलेंज बन के उभरे हुए हैं आर्मी के लिए और लोकल डिस्पेंसेशन के लिए। तो उसमें मेरे ख्याल से ये आर्मी की तरफ से भी होगा कि आप अभी घर जितना कम से कम हो बाहर रहें, अंदर रहें तो उतना बेहतर है। अब आपने बताया इन्फ्लेशन 39%। अब आप सोचिए कि ये इन्फ्लेशन अगर 39% है, तो यानी कल जो चीज 4 रुपए की थी, आज वो आपका मतलब कितना हो गया? 4 रुपए के हिसाब से 40% जो है, 5 60 रुपए, 5 रुपए 60 पैसे की हो गई। तो मतलब ये कल चीजें जो चीज कल 100 रुपए की थी वो आज 137 की है। 137 की है, एग्जैक्टली। तो आप ये सोच लें कि आप अगर इस तरीके से अपने लोगों को परेशान करेंगे, और उसके बाद ये सारी इन्फ्लेशन इसलिए हुई कि ये आईएमएफ की सारी कंडीशंस मानते गए हैं। आईएमएफ ने कहा इनसे कि आप वो सब्सिडी खत्म करें फ्यूल्स पे। आईएमएफ ने इनसे कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ाएं। आईएमएफ ने इनसे कहा कि आप किसी भी तरीके की कोई सब्सिडी और चीजों पे नहीं देंगे। वो सारी चीजें ये की, ये इन्फ्लेशन उसी का नतीजा है। और उसके बाद भी आईएमएफ ने इनकी आज तक मदद नहीं की। सो पाकिस्तान वो जो है ना, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उनकी प्रायोरिटी है, वो है इस्लाम की सेवा करना। अब वो सेवा इस्लाम की सिर्फ एक्सटर्नल करते हैं, क्योंकि अंदर वो कर नहीं सकते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जहां पे कि आपको जमीन का गद्दार मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े नहीं है। इनको अपनी जमीन से कोई प्यार नहीं है। इनकी सारी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन के प्रति है। तो ये रिलीजन से ऊपर कुछ देख नहीं पाते। अब तो अब मान लीजिए पाकिस्तान के जमीन में, या पाकिस्तानी जो लोकल इंटरेस्ट है, जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अगर इनका कन्फ्लिक्ट कर जाए, या वो इंटरेस्ट इनका कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए किसी ऐसे इंटरेस्ट के साथ जो कि उम्मा का इंटरेस्ट है, तो ये उम्मा के इंटरेस्ट के लिए चले जाते हैं, इसीलिए टर्की के साथ खड़े हो जाते हैं। इसी पर्पज से वो टर्की के विजिट पे गए होंगे। अदरवाइज तो इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि इनको सऊदी कुछ दे नहीं है, टर्की के पास कुछ है ही नहीं देने के लिए, तो वो क्या देगा। सो आई थिंक दैट इज द रीजन। मेरे ख्याल से वो एर्दोगान जीते हैं, एर्दोगान के बधाई देने गए होंगे, और कुछ और अगर इधर उधर से शायद कुछ मिल जाए अगर मांगने के होंगे तो। बट आई डोंट थिंक एर्दोगान हैज एनीथिंग टू गिव टू पाकिस्तान। ये उम्मा के पीछे इतना पड़े रहते हैं, उम्मा इनको कुछ देता है क्या? उम्मा की तरफ से क्या मिला? इनका सऊदी अरेबिया इंडिया के साथ आता है, इंडिया यूएई इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है, हमारी साइड ऑफ कश्मीर में करता है, इनके स्टैंड को कोई नहीं मानता।
तो इनको ये इस्लाम की सेवा करके इनको भी कुछ मिल रहा है क्या? उम्मा एग्जिस्ट कहां करती है? ओआईसी का जो उम्मा है को इस्लामिक नहीं लिखते ना, वो तो अरब लिखते हैं भाई। सीरियन अरब रिपब्लिक, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, कौन लिख रहा है इस्लाम? वो अपने अरब होने पे उनको तो बहुत फक्र है, वो तो बहुत प्राउड है। वो तो कोई ये कंफ्यूजन नहीं करते कि हम जो है कोई उम्मा की बात करते हैं। आप किसी भी अरबिक मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, उस मुल्क में आपको सिटीजनशिप का प्रावधान ही नहीं देते हैं। वो इतना टफ बना रखा है कि वो किसी को सिटीजनशिप दे देते हैं। उसका रीजन ये कि वो सिटीजनशिप आप देंगे तो आपको अरब बना, दे डोंट वांट टू मेक यू एन अरब। उनको पता है कि अरबी तो किसी कीमत पे हम नहीं बना सकते। तो इसलिए ये जो उम्मा का चूरन है, ये उम्मा का चूरन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और ये जो साउथ एशिया के कुछ कंट्री हैं, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कंट्री, वही इसको लेकर के चल रहे हैं। और कोई भी आप देख ले, वो अपने नाम के आगे इस्लामिक नहीं लगाता। आप अरब कोई भी मुल्क का नाम बता दे जो कि लिख रहा हो। सऊदी अरेबिया लिखता है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ सऊदी अरेबिया, वो लिखता है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आप देख ले ये, तो आप उसको देख ले। सीरिया को सीरियन अरब रिपब्लिक, आप उसी तरीके से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देख ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये तो सिर्फ यही दे रहे हैं ना, अरब को तो, अरबों को तो अपने अरब होने से प्यार है। ये तो रिलीजन के नाम पे आप माने जिसको मानना है भाई, रिलीजन की एब्सोल्यूट फ्रीडम होनी चाहिए। बट आप रिलीजन के फ्रीडम के नाम पे आप जो है वो एक पूरी के पूरे कल्चर को अपना बनाए पड़े हो। आपको भाषा नहीं पता है, आप अरब भी बोल नहीं सकते, आपको लोकल कल्चर नहीं पता, आपका लोकल कल्चर से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद भी आप जिसे कहते हैं ना कि आप यू आर मोर क्रिश्चियन देन द पोप हिमसेल्फ। तो ये एक अजीब सी मानसिकता है। ये मानसिकता, मुझे उसका ना सबसे अच्छा जवाब मिला था, आप एमजे अकबर साहब की वो किताब पढ़े, टिंडर बॉक्स द पाकिस्तान, ऐसे करके उन्होंने किताब लिखी थी। उन्होंने ये बड़ा अच्छा दिया कि जो टू नेशन थ्योरी है ना, सेपरेटिज्म, जो इस्लामिक जो कह रहे हैं इस्लाम के नाम पे हमारे देश में लाई गई, हमारे देश के कन्वर्टेड लोगों को, क्योंकि उनको पहले ना उनके कल्चर पे अटैक किया उन लोगों ने कि तुम अगर कन्वर्ट हो गए तो अब उससे क्या होगा, क्योंकि भाई एक हिंदू अगर कन्वर्ट हुआ है तो उसके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट तो हिंदू लॉ से लगेगा, क्योंकि इस्लामिक लॉ तो पता ही नहीं है, और उसके पास कोई अपरेटस भी नहीं है कि कन्वर्ट होने के बाद वो इस्लामिक लॉ से जिंदा, वो मतलब अपने जीवन का व्यवहार करे। तो उन्होंने पहले कहा कि तुम कन्वर्ट हुए तो पहले अपने कल्चर से नफरत करो। ये इकलौता देश है, मतलब आप समझ लें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुस्लिम इकलौता मुस्लिम है जो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है, अपने आप से नफरत करता है। मैं आपको बताऊं, मैं इजराइल में रहा, पैलेस्टाइन में कुछ दिन समय बिताया, मैं सेंट्रल एशिया में रहा, यूरोप में रहा। ये फिनोमिना ओनली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है कि वो अपनी हिस्ट्री से नफरत करता है। मैं सेंट्रल एशिया में रहता था, तो वहां पे ना वो लोग नोमैडिक थे, इसीलिए वो घूमते फिरते, इन्होंने दुनिया भर में मार काट मचाई। हालांकि बाद में उनको भी उतना ही मारा काटा गया, कोई ये नहीं बचा है। पहले तुर्कों ने, तुर्क मतलब यहीं से गए ना, ये सेंट्रल एशिया से, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यही तुर्क है। तो यही तुर्क यहाँ से उठे, ये भारत से होते हुए इन्होंने जाके यूरोप पूरब हर जगह तबाही मचाई। उसके बाद इस्लामिक यानी कि ईस्ट यूरोपियन उठे, जिनको कि आप इस्लाफ कहते हैं, जो रशिया का मतलब होता है ना रूस का मतलब होता है ब्लॉन्ड हेयर। ये स्लाविक उठे और स्लाविक्स ने आकर के इनको जो है पूरा सेंट्रल एशिया को वो कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। कोई भी जो ये पूछते कि तुम्हारा मंदिर जब तोड़ा जा रहा था तो क्यों नहीं बनाया गया, भाई जब अगर इतना ही अगर ये इसका ये पावर है कि रिलीजन में पावर होता, तो जब तुमको रशियंस दबा रहे थे तब तुम क्या कर लिए? रशियंस ने रिलीजन को बैन कर रखा था, कोई भी मॉस्क में जा नहीं सकता था, कोई रिलीजियस किताब नहीं रख सकता था। पॉइंट ये है कि आप कोई भी तुर्क नहीं मिलेगा जो कह रहा है कि हम तुर्कों से नफरत करते हैं, हमारे बाप दादा गलत थे। कोई कजाक मुझे आज तक नहीं मिला जो कह रहा है कि हम अपने नोमैडिक कल्चर पे प्राउड नहीं करते। शोकेस करते हैं वो अपने नोमैडिक कल्चर को। उनके ना जो सिम विम के जो वो होते हैं, सिम कार्ड और ये सबका जो प्रोग्राम आता है, वो भी उसमें आता है नोमैडिक कार्ड और ये करके। ये हमारे यहाँ पे ही है, पता नहीं है क्या है, उम्मा के नाम पे अपने लोगों से नफरत करना। अरे भाई आप इस्लामिक बने, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आपका ये क्यों कि हम जो है वो इंडियन नहीं है, ये समझ नहीं आता मुझे। खैर एनीवेज, अब आई होप कि धीरे 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 ये किया जाएगा कि भाई आपको रिलीजन जो भी रखना है रखे,
कल्चर अपना स्वीकार करें कि आप इसी मातृभूमि के, इसी जगह के रहने वाले हैं। आपका एक समय कल्चर यही था, कल्चर से क्यों नफ़रत करना? अच्छा, एक चीज ये बुद्धिस्ट जो अभी मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, बुद्धिस्ट हेरिटेज, उसमें तो पाकिस्तान के एक मिनिस्टर आए थे और टूरिज्म मिनिस्टर आए थे सपोज, और आकर के यहाँ पे तारीफ भी करके गए कि हम बुद्धिस्ट, वी हैव अ बुद्धिस्ट हेरिटेज, क्योंकि इस समय पैसा नहीं है और बुद्धिज्म से टूरिज्म आ सकता है, जिससे डॉलर्स आ सकते हैं, तो इन्हें बुद्धिस्ट हेरिटेज देखनी शुरू हो गई। लेकिन सारे बुद्धिस्ट साइट्स तो तोड़ दिए गए हैं, यहाँ तक कि बामियान भी तोड़ दिया गया है। तो ये सडनली, और इससे पहले इनके एक एक एम्बेसडर ने, शायद कंबोडिया के एम्बेसडर थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि वी हैव हेरिटेज इन तक्षशिला। तो इनको क्या अब ये पुरानी अपनी हिस्ट्री कहीं याद आनी शुरू हो गई क्या? नहीं, देखिए, मैं तो खुद भी मानता हूँ कि इंडिया को जैसे ओआईसी टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया हालांकि ह्यूमन राइट से अपने आप को मानवता से ज्यादा जोड़ना इंडिया पसंद करता है, लेकिन मुझे मानना है कि इंडिया को भी अपनी हेरिटेज को रिवाइव करना चाहिए और इस तरीके का वो जो है कि क्लब ऑफ कंट्रीज का एक एसोसिएशन बनाना चाहिए बुद्धिस्ट हेरिटेज के नाम पे। कंबोडिया और ये सारे जो कंट्रीज हैं बुद्धिस्ट हेरिटेज वाले, ये इंडिया की लीडरशिप एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाएंगे। तो इंडियन हेरिटेज के नाम पे क्लब ऑफ कंट्रीज तो बनाई जा सकती है ना रोहित भाई, की भाई ये सारे मिले साल में एक बार। जापान हो गया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, ये पूरा का पूरा जो है ईस्टर्न ब्लॉक जो है, ये मंगोलिया हो गया, ये सब मिलकर के आप एक वो बना सकते हैं, शोकेस योर स्ट्रेंथ। बट इंडिया करना ही नहीं चाहता, ये तो इंडिया की एक प्रॉब्लम है। तो अब दूसरी बात ये रही कि भाई ये जो पाकिस्तानी मिनिस्टर साहब, मैंने भी उनका पढ़ा था, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आकर के उन्होंने ये कोऑपरेशन में आकर के उन्होंने बोला था ये बात कि वी हैव अ बुद्धिस्ट हेरिटेज। बट बुद्धिस्ट हेरिटेज का फायदा क्या है? आप तालिबान को भी सपोर्ट कर रहे हो, बुद्धिस्ट हेरिटेज की भी बात कर रहे हो। बेमियान की मूर्ति मतलब वो तोड़ी गई, आपने कभी उसका कोई एक भी विरोध नहीं किया। अगर आप बेमियान में तोड़ी गई, हाँ बताइए। इन्हीं के तो आशीर्वाद से टूटी थी, इन्हीं की तो गवर्नमेंट थी वो तालिबान उस समय भी, आज भी इन्हीं के तो आशीर्वाद से बामियान तोड़ा। और बामियान, चलिए बामियान तालिबान ने तोड़ा, मैं मान लेता हूँ, इनके अपने कंट्री में नहीं तोड़े गए क्या? इनके कंट्री में जितनी मस्जिद है, शारदा पीठ का क्या हाल है, और बाकी बुद्धिस्ट जो एक छोटी सी मूर्ति भी मिल गई उसको भी तोड़ दिया गया। करेक्ट, छोटी सी जो खुदाई में मूर्ति मिली थी उसको भी, यस यस। नहीं ओन कर सकते ना रोहित भाई, ये लोग जो हैं ये समझने की क्षमता ही नहीं रखना चाहते। अपने लोगों से नफरत करना इनको सीख गया है और ये इसको रिलीजियस का कल्चर देते हैं। अच्छा, मैं ये महसूस करता हूँ कि इंडिया भी जो खेल खेल रहा है ना, जिस जिस रूल से इंडिया गेम खेल रहा है, उस रूल से इंडिया हारेगा। इंडिया को अपने, जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, आप देखिए जरा अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन, इतना मस्त कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। उन्होंने एकदम रिपब्लिक, उन्होंने, आप उनका देख ले, कजाक का कॉन्स्टिट्यूशन, सब अपने कल्चर और हेरिटेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपको दिखेगा कल्चर और हेरिटेज को कोई प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं सब। डेमोक्रेसी क्या है ये पता ही नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन के अपने अधिकारों की लड़ाई को वो डेमोक्रेसी का नाम दे देते हैं। आप जुडिशरी का कमेंट कर दीजिएगा तो जुडिशरी के अधिकार, आप जुडिशरी पे बोल रहे हो, डेमोक्रेसी खतरे में। आप अगर एग्जीक्यूटिव पे बोल रहे हो, डेमोक्रेसी खतरे में। अगर इंडियन हेरिटेज खतरे में है तो डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है। इंडियन हेरिटेज लॉस्ट हो जाए, इंडियन हेरिटेज खत्म हो जाए, इंडियन ट्रेडिशन और वैल्यूज एकदम नेस्तनाबूद हो जाए, तो डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी शुड प्रिवेल इवन एट द कॉस्ट ऑफ द लॉस ऑफ द इंडियन हेरिटेज एंड इंडियन ट्रेडिशन। उनको किसी को कोई बात नहीं होगी, किसी को कोई दुख नहीं होगा। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का इसीलिए राइट मिला था हर कंट्री को, कॉलोनियलिज्म, एंटी इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में, कि तुम अपनी कल्चर, अपनी हिस्ट्री, अपनी ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करते हो अपने हिसाब से सरकार बनाओ। तुम्हें डेमोक्रेसी वाली सरकार चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी ले आओ। तुमको राजा चाहिए, राजा ले आओ। तुमको जैसी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट चाहिए वो ले आओ। अब ये सारे यूरोपियन जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए, जो कि यूरोपियन प्रॉब्लम्स को कैटर करते हैं, उसको हमने अपना लिया है और हम उन वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं जो यूरोपियन नीड है। तो पॉइंट ये कि द गेम विद विच वी आर, द रूल विद विच वी आर प्लेइंग द गेम आर बेसिकली सेल्फ डिफीटिंग। भाई, रूल बनाने का अधिकार था, अपने लिए रूल बनाते ना। तुम दूसरों के रूल को ले लिए हो और उसको तुम, भाई इंडिया में कब ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं था?
हमेशा से था फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंडिया में। कभी किसी भाई यहूदियों ने दुनिया को दिया कि भाई एक ईश्वरवाद है और बाकी जो है मूर्ति पूजा गलत है, ये तो 10 कमांडमेंट में यहूदियों को मिला ना। और यहूदियों को प्रोटेक्शन कहीं मिला तो हमने दिया, यहूदियों ने तो हमारी लाइफस्टाइल को हमें पेगन कहा, हमें पता नहीं क्या क्या कह दिया। और यहूदियों को जब उन्हीं के बिलीफ सिस्टम वालों ने जो मोनोथीइज्म में मानते हैं, उन्होंने यहूदियों को जब मारा तो प्रोटेक्शन उनको किसने दी? उनको प्रोटेक्शन दी मूर्ति पूजा करने वालों ने, उनको प्रोटेक्शन दी बहुईश्वरवाद को मानने वालों में। तो पॉइंट ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं उसमें कुछ बेसिक फंडामेंटल आपको चेंज करने पड़ेंगे टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंडियन आइडेंटिटी, वरना ये जिस रूल से खेल रहे हैं उस रूल से तो गेम नहीं जीता जा सकता। आप यू आर रनिंग टुवर्ड्स सेल्फ डिफीट। सेल्फ डिफीट, राइट। अच्छा, एक बात करें तो ये लोग जो मुस्लिम उम्मा बोलते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा के साथ हैं और और हमारे भाई हैं वो सारे के सारे अरब और टर्क और ये सारे के सारे लोग पाकिस्तान को किस नजर से देखते हैं? नहीं देखिए, आप कोई इज्जत से नहीं देखते। बहुत होगा कि मैं आपको बताऊं, मेरे कलीग थे, मैं नाम नहीं लूंगा, और वो पाकिस्तान से थे, उनकी दोस्ती हो गई एक अरब किसी दोस्त के साथ। वो रोज उनके साथ नमाज पढ़ने जाते थे और एक दूसरे को ब्रदर ब्रदर कहते थे। मुश्किल से 10-15 दिन एक साथ नहीं चले। एक दिन साथ में शॉपिंग करने गए तो बीच में ही कार छोड़ के चले आए। भाई कोई लेना देना नहीं है इनका, आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये कल्चर आप देख लेना, ये सेंट्रल एशिया में, ये कजाकिस्तान में इंडियंस को 14 डेज का ऑन अराइवल वीजा है, लेकिन वही ऑन अराइवल वीजा पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। देखिए, ये जो उम्मा का है कॉन्सेप्ट, वो दूर से ठीक लगता है कि भाई ये हमारे मामा के फुफेरे भाई हैं, लेकिन आपको घर में कोई नहीं बुला पाएगा कि आप मामा के फुफेरे भाई हो तो अपने घर में आके रह लो। ये उम्मा सिर्फ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक आउटवर्ड कंट्री है, इसका इंटरनल कुछ नहीं है। इन्होंने देश नहीं लिया इस्लाम के पे। अब इनको ये नहीं आता इस देश का हमें करना क्या है। आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ले, वो निहायत ही, जिसे कह लीजिए कि एक अजीब सा डॉक्यूमेंट है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन कहना अपने आप में एक गलत बात है, या एक कॉन्स्टिट्यूशन की वो कह लीजिए कि इट्स एंटीथेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो सुप्रीम डॉक्यूमेंट होना चाहिए उस कंट्री का, वो कॉन्स्टिट्यूशन। कोई लॉ उससे ऊपर नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहता है कि जो कुरानिक लॉ है, जो कुरान है, होली कुरान और सुन्ना है, वो सबसे बड़ा लॉ है। तो जब वो सबसे बड़ा लॉ था तो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत थी भाई? फिर एक लॉ बना देते सिंपल सा बेयर एक्ट ला करके कि भाई ये जो है ये जैसे तालिबान है वो शुरा और उसके तो रूल कर रहे हैं, आप लेते। आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत ही नहीं थी। फ्रॉड हर जगह पे किया है ना इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड किया, सोशल फ्रॉड किया, थियोरिटिकल फ्रॉड किया, टू नेशन थ्योरी बिना कुछ बताए हुए, टू नेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किए बिना आज तक ये बताएं। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पूछिए कब बना हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन? कब तुम हिंदुस्तान से, तुमने 1947 में जब आजाद हुआ, तुम कश्मीर के ऊपर सेना लेके चढ़ बटे। उसके बाद तुमने जो है कि अलग अलग रूप से हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किए, ये प्रिटेंड करते हुए कि हम नहीं कर रहे, बल्कि कोई लोकल अपसर्जिंग हो रही है या इस टाइप का कुछ हो रहा है। तो ये एक मतलब आप समझिए द कंट्री इज डिल्यूजनल। सब कुछ डिल्यूजनल है उनका, कुछ किसी भी चीज का रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। मैं सेंट्रल एशिया में रह के आया हूं, मैंने इनको देखा है। भाई एक इस्लामिक बॉन्ड होती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इस्लामिक उससे ज्यादा बॉन्ड आपको इंडियंस के लिए दिख जाएगा सेंट्रल एशिया में। मैंने सेंट्रल एशियंस को ये कहते हुए सुना, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो बता रही कि भाई हमको इस ग्रोइंग ट्रेंड को जो है, हमें अपना कल्चर प्यारा है, हमको अपनी आइडेंटिटी प्यारी है। वो ये नहीं कहते कि भाई हमारे जो पुरखे थे, जो कि कन्वर्जन 70% कजाकिस्तान का जो लोग हैं वो मुसलमान है। आपको पता रोहित भाई, इन्होंने नहीं लिखा कि ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है। ये लिखते हैं कि ये लैंड हमारे एंसिस्टर और ट्रेडिशनल लोगों का है, नोमैड लोगों का लैंड है। इसमें भले 70% लोग इस्लामिक हो सकते हैं, जो इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन ये लैंड इस्लामिक नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थ्योरी। ये बात तुर्कों को समझ में आती है, जिनको ये अपना माई बाप मानते हैं, अपने ये नहीं करने को तैयार है। अभी इनको कह दीजिए भारत को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना है तो खुशी से पागल हो जाएंगे कि इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम रख दो, और पता नहीं क्या अचीव कर लेंगे उससे। अपने ही ट्रेडिशन और हेरिटेज को डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्ट करने पे तुले हुए। आप अरबों से तो लड़ सकते हैं, आप तुर्कों से तो लड़ सकते हैं, आप अपनों से कैसे लड़िएगा? आप अपनों से कैसे लड़िएगा रोहित भाई?
राइट, राइट। ये गाजी अर्तुगरुल की मूर्तियां लगाई जा रही हैं लाहौर में। और अच्छा, ये पाकिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम और भी है कि पाकिस्तान के हीरो कौन कौन है। पाकिस्तान के हीरो हैं टीपू सुल्तान। चलिए, वो तो इंडियन थे, मान लेता हूँ, ये हीरो है उनके। पाकिस्तान का नाम कभी टीपू सुल्तान ने सुना हो तो मुझे शक है उस पे। जहां तक बात, इनके हीरो हैं गजनी, इनके हीरो हैं गाजी, इनके हीरो हैं अब्दाली, जिनके नाम पे ये रिकॉर्ड वो बनाते हैं। पीएनएस जुल्फिकार। अब जुल्फिकार वो जुल्फिकार अली भुट्टो वाले नहीं है, वो एक अरब लीडर थे, है ना। तो ये इनके जो हीरोज है, पाकिस्तान में कोई हीरो पैदा नहीं होते क्या? इनका हीरो वो है जो इंडिया को नुकसान पहुंचाए। इनका हीरो इस्लामिक नहीं है रोहित भाई। बाय द वे, आप कभी ये दे डोंट बिलीव इस्लामिक हीरोइज्म। इनका हीरो वो है जिसने आके हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाया, बस सिंपल सा उसमें जो भी आ जाए। क्योंकि ये तैमूर को अपना हीरो मानते हैं। तैमूर ने लाशों की मूर्तियां, ये भाई हमारे अभी तो कुछ आपको पता ही है ना, तैमूर नाम रखे जा रहे हैं। कौन था तैमूर? तैमूर ने जाकर के लाशों की लाशें बिछा दी, और वही तैमूर बगदाद में जाके अरबों की लाशें बिछा के आया। अरब तैमूर से नफरत करते हैं। ये देखिए, उनके इस्लामिक, ये इस्लामिक हीरो नहीं है इनके। इनका इस्लामिक हीरो तो अरबिक होना चाहिए ना। तुर्क और अरब एक दूसरे को कभी साथ में देख सकते हैं? आप नहीं देख सकते हैं। सल्तनत उस्मानिया यानी उस्मान, जो इनके तीसरे या चौथे वो थे, कैलिफ थे, उनके नाम पे सल्तनत उस्मानिया तुर्कों ने बनाई। और तुर्कों ने उसमें उसमें ठीक ठाक बजा के रखा अरबों को। अरब से भाई प्रॉफिट की जब जब वफात हुई, तो उसके बाद पूरा का पूरा जो शिया और सुन्नी का क्रिएशन वो इस बात पे हुआ कि भाई प्रॉफिट के ही क्लैन से कोई उनका सक्सेसर आएगा। और ये तुर्क कहां से आ गए? सेंट्रल एशिया ये बैठ गए उसके ऊपर, जो जो सक्सेशन नहीं देना चाह रहे थे अपने क्लैन के बाहर से, वो पूरे तुर्क उनके ऊपर आके बैठ गए। अब आप सोचिए जरा, ये पैलेस्टाइन सब सल्तनत उस्मानिया के अंदर में हुआ करता था जब 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये लोग हारे। अच्छा, मजे की बात ये रोहित भाई कि ये जो हमारे यहाँ के मुसलमान हैं, मेरी इस्लाम का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग का है। क्योंकि हर जगह इस्लाम एक, जैसे यहाँ सेंट्रल एशिया में इस्लाम एक दूसरे फॉर्म का इस्लाम है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है वो चीजों से। अब आप देखिए कि ये लोग जो हैं हिंदी को उर्दू यानी अरबिक लैंग्वेज को समझते हैं इस्लाम में। अरे भाई, तुम अगर तुर्कों को ही, मुगलों को अपना सब कुछ समझते हो, तो मुगलों ने देखो क्या किया। रशियंस जो हैं वो अपनी जो लैंग्वेज लिखते हैं, वो ये स्लाव्स की जो, जिसको आप ये जो सॉरी उज्बेक्स जो है या कजाक जो है, यहाँ पे रशियन लैंग्वेज लिखी जाती है ना। स्लाव यानी मैसिडोनिया और इधर ये जो लैंग्वेज लिखते थे, इन्होंने आके ये सिखाई। ये अरबिक स्क्रिप्ट नहीं यूज करते अपनी कजाक लैंग्वेज को या उज्बेक लैंग्वेज को लिखने के लिए। आप दूसरा देख लें, अतातुर्क ने जब उस सल्तनत उस्मानिया टूटी, तो अतातुर्क ने ये कहा कि हम अरब नहीं है। उसने कहा कि हम चूंकि यूरोप के लैंड पे रहते हैं, तो हम यूरोपियन आइडेंटिटी को स्वीकार करेंगे। आज तुर्की जो है वो एबीसीडी यानी रोमन स्क्रिप्ट में अपनी भाषा को लिखता है। लेकिन आप जो हमारे यहाँ के मुसलमानों को देख लीजिए, उनके पास देवनागरी स्क्रिप्ट है, वो अपनी कल्चर भाषा को नहीं मानना चाहते। वो कह रहे उर्दू हमारी भाषा है। उर्दू में 70% जो वर्ड्स है वो संस्कृत और इसके हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं कि ये लोकल भाषा नहीं है, ये अलग भाषा है। मतलब अलग दिखाने की ये जो पागलपन है कि हम अलग हैं, हम इनमें से नहीं, हमारी शिनाख्त अलग है। शिनाख्त कैसे अलग बना लोगे? रातों रात खाने अलग बना लोगे, रातों कपड़े ढूंढ रहे हैं, रिलीजन के नाम पे कपड़े ढूंढ रहे हैं। इमरान खान जो है वो पठानी सूट पे कोट पहन रहे हैं, हमारे यहाँ का जो मुस्लिम है वो बेचारा जो है वो अचकन और शेरवानी में फंसा हुआ है। अब आप बताइए कि सेंट्रल एशिया में मेरी दोस्त बता रही थी कि यहाँ पे लोगों को कहा कि वुजू करना पड़ेगा तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए। -30 में -40 पड़ता है अस्ताना में, वो बेचारा कहाँ वुजू करे? ठंड में तो उसके हाथ कट जाएंगे। और वो आप बात कर रहे हो कब की, वो कैसे कर लेगा वुजू? आप बताइए जरा। एक आप एक्सेप्ट करें, रिलीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको आस्था होनी चाहिए ईश्वर में, मगर उसको पर्सनल बनाए ना। उसको कल्चर कैसे बना दोगे आप? कोई आपके रिलीजन पे अटैक नहीं कर रहा है, आपके आस्थाओं पे सवाल जैसे कि आप कर देते हो। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप हम ही में से हैं भाई एक। आप उम्मा के पीछे भाग रहे, और इस उम्मा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। उम्मा पे अपने आप को अरब पहले समझती है, तुर्क पहले समझती है। जरा किसी तुर्की से कह दीजिए कि वो अरब है, वो आपको बता देगा ठीक ठाक, वो सेंट्रल एशियन होने पे प्राउड है उसको। सेंट्रल एशियन आपको अपना वीजा तक नहीं देते।
इंडियंस को जॉब ज्यादा आसानी से लग जाती है, यहाँ पे पाकिस्तानी को नहीं लगती। आपको पता है ये बात? इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा है, लेकिन इनको नहीं है। कहाँ है उम्मा? राइट। अच्छा, डिल्यूजनल है। मैं देखिए, इनके फाइनेंस हाँ जी, मिनिस्टर ने बोला कि हमारा कंट्री अकेला ऐसा कंट्री है जो कि कलमे के नाम पे बना है, तो हमें तो अल्लाह ही देखेंगे अब। ये तो गलत कह रहे हैं ना आप। सऊदी अरेबिया पढ़े, ये तो झूठ बोल रहे हैं सीधा सीधा। सऊदी अरेबिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें। सऊदी अरेबिया कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सऊदिया इज कुरान। ये एकदम सही और परफेक्ट है, और वो सही है। जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेद है भाई। सोशल ऑर्डर के कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो ये रिलीजियस बुक टेक्स्ट करते हैं। तो भाई सऊदी अरेबिया कलमे के नाम पे बना हुआ है। सऊदी अरेबिया का जो झंडा है, सऊदी अरेबिया का जो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया का झंडा देखेंगे, उस पर क्या लिखा है? शहादा ही तो लिखा हुआ है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये कैसे बोले कि हमारा जो है कलमे के नाम पे बना? तो फिर सऊदी अरेबिया किस नाम पे बना है? किंगडम ऑफ सऊदी। आपके झंडे पे क्यों नहीं शहादा लिखा है? आप अपने झंडे पे शहादा लिखो फिर। जैसे अफगानिस्तान अपने झंडे पे शहादा लिख रहा है और सऊदी अरेबिया लिख रहा है। झूठ और इंतहा की तो कोई वो नहीं है ना। तालिबान भी तो कलमे के नाम पे अपनी कंट्री को बना रहे हैं, और किस कंट्री के नाम पे बना रहे हैं? और जब कलमे के नाम पे बनाए हो तो फिर पूरा बनाओ ना। फिर पार्लियामेंट क्यों चाहिए तुम्हें? इमरान खान कहते हैं हम तालिबान के फेवर में हैं, तो इमरान खान से ये पूछिए रोहित भाई कि तालिबान जो आए हुए हैं उन्होंने तो गनी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को बंदूक के दम पे फेंका ना। तो तुम कैसे अब इलेक्शन की मांग कर रहे हो? अगर तुमने कहा कि तालिबान ने जंजीरें तोड़ दी, तो जंजीरें तो ये डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तुम इनको छोड़ो ना। तुम तो ये कहो कि हम इस्लामिक शुरा लाएंगे, यहाँ पे शुरा के थ्रू होगा ये सारा जो भी होना है। आप इलेक्शन की मांग कैसे कर सकते हैं? आप अगर एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं तो आप इलेक्शन आप सोच कैसे सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन तो आता ही है सेक्युलरिज्म से। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि रिलीजियस बुक में से पॉलिटिकल पावर का सेपरेशन। जो पॉलिटिकल पावर जब सेपरेट हो जाती है, यानी लॉ मेकिंग पावर जब सेपरेट होती है, तो उससे जो 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 बनता है वो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का मतलब है कि रिलीजन में से पॉलिटिकल पावर का अलग करना। तो आप कर रहे हो अलग पॉलिटिकल पावर का। आप तो कह रहे हो कि हमारे जो टेक्स्ट बुक है, वो हमारा जो 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 सुपीरियर लॉ ऑफ द लैंड है वो होली कुरान और सुन्ना है। फिर आपको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए। इट्स अ फ्रॉड। राइट, राइट, बिल्कुल। और ये गलत है, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कोई कंट्री ये क्लेम कर सकता है कि हम शहादा के नाम पे बने, तो सऊदी अरेबिया है, वो शहादा के नाम पे बने वो, और अपने झंडे पे लिखते हैं प्राउडली। पाकिस्तान तो नहीं लिखता अपने झंडे पे, बोले लिखे। राइट। और साथ में अगर इंटरेस्ट दे रहा है कोई बैंक पाकिस्तान में, तो इंटरेस्ट तो हराम है। ये तो इस्लामिक उसमें है ही नहीं। कंट्रीज हैं, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे लोन दिया। थैंक्स अ लॉट अभिषेक मिश्रा जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद जी, धन्यवाद, जय हिंद।